एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड को पिक करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बहुत सारे डेटा को एनालिसिस करते हैं। इसी में से AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर AUM बढ़ गया तो उसका रिटर्न पर क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अगर AUM कम है तो क्या वो लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा रिटर्न बना करके दे सकता है। खास करके जब बात आती है स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तो ये और ज़्यादा कंसर्न हो जाता है AUM का मैटर। आज के वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए, जिनका AUM हाईएस्ट है या फिर जिनका AUM कम है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का। करंट में इनका जो AUM है वो 60,000 करोड़ का है। अब क्या इतना बड़ा AUM, और चूंकि इनका स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा AUM है, तो क्या भविष्य में जाकर के इनका रिटर्न जो है वो निगेटिव तौर पर प्रभावित होगा? क्या इससे निकल करके दूसरे टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड जो कि इस समय स्मॉल कैप में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि बंधन स्मॉल कैप हो गया, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप हो गया, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप हो गया, तो क्या इसमें हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए? बहुत इंफॉर्मेटिव और फैक्ट पर आधारित ये वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्मॉल कैप कैटेगरी में टोटल 30 म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, जिसकी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसको अरेंज कर देता हूं हाई AUM वाइज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो AUM है वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का है। अभी चूंकि मार्केट थोड़ी करेक्ट कर चुकी है इसलिए इनका AUM थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर आता है HDFC स्मॉल कैप का, तीसरे नंबर पर आता है SBI स्मॉल कैप का, चौथे नंबर पर एक्सिस स्मॉल कैप का और पाँचवें नंबर पर क्वांट स्मॉल कैप का AUM वाइज डेटा आता है। ठीक है, अब अगर मैं पिछले एक साल का रिटर्न दिखाऊं, एक साल के रिटर्न के हिसाब से मैं अरेंज करता हूं, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मोतीलाल ओसवाल पहले नंबर पर आता है, जिसने इस मार्केट करेक्शन पीरियड में भी लगभग 21% का रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप दूसरे नंबर पर आता है जो कि 16%, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप तीसरे नंबर पर आता है लगभग 12%, टाटा स्मॉल कैप चौथे नंबर पर आता है लगभग 11% और पाँचवें नंबर पर UTI स्मॉल कैप आता है। थोड़ा सा टाइम पीरियड को और बढ़ाते हैं और यहाँ से मैं अब टाइम पीरियड को बढ़ा करके 3 साल कर देता हूँ। जैसे ही मैं 3 साल करता हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बंधन स्मॉल कैप अभी भी पहले नंबर पर है, 29% रिटर्न, UTI स्मॉल कैप दूसरे नंबर पर है, टाटा स्मॉल कैप जो है वो तीसरे नंबर पर है, चौथे पर इन्वेस्को इंडिया और अब पाँचवें पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का नंबर आ जाता है। थोड़ा सा और टाइम फ्रेम को बढ़ाते हैं, 5 साल कर देते हैं। 5 साल में अगर आप देखें तो यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप टॉप 5 में शामिल है और थर्ड हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करने वाला म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। और पहले नंबर पर क्वांट स्मॉल कैप, दूसरे नंबर पर बंधन स्मॉल कैप आता है। यहाँ पर AUM किस तरीके से काउंट किया जाता है पहले इसको समझना होगा। AUM का फुल फॉर्म आप जान चुके हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि जितना भी पैसा उस AMC के द्वारा मैनेज किया जा रहा है उसे हम लोग उस म्यूचुअल फंड का AUM बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आप SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो डेली का जो कैश फ्लो जा रहा है वो भी हमारे AUM का पार्ट होता है। ठीक है, SIP अमाउंट। ठीक है, चूंकि यहाँ पर ये जो म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, उसमें वहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है, इस वजह से केवल SIP के अमाउंट को कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद से जो ऑलरेडी इनका पोर्टफोलियो है, जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, उस स्टॉक्स का डेली प्राइस ऊपर या फिर नीचे जा रहा होगा, यानी डेली उनका जो इन्वेस्टेड वैल्यू है उसका करंट वैल्यू बढ़ या फिर घट रहा होगा स्टॉक प्राइस के हिसाब से। तो ये इन्वेस्टमेंट की वजह से जो डेली का चेंजेज आता है उसकी वजह से भी AUM में चेंज आएगा। इसके अलावा कैश होल्डिंग भी AMC अपने पास रखती है, ताकि जब रिडम्पशन का ऑर्डर ज़्यादा आए तो उस रिडम्पशन के ऑर्डर को सर्व करने के लिए कैश होल्डिंग अपने पास रखती है। इसके अलावा डेट में भी अगर इनका कुछ इन्वेस्टमेंट है तो उस डेट के इन्वेस्टमेंट को भी AUM में कंसीडर किया जाएगा। तो ये सारे पार्ट जो होते हैं इन सबको मिलाकर के ही AUM डिसाइड होता है। और जब AUM बढ़ जाता है तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा प्रॉब्लम स्मॉल कैप में देखने को जरूर मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको समझना होगा कि स्मॉल कैप की कंपनी को स्मॉल कैप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वो कम होता है। अब जब मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किया नहीं जा सकता पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में। जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का टोटल जो AUM है वो 60,000 करोड़ का है, और अगर ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ये चाहे कि मैं 10
या फिर 20 स्टॉक का टोटल पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं, तो क्या क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहां पर आपको समझना होगा कि चूंकि इनका एवीएम इतना बड़ा है कि 20 कंपनी में ये पूरे पैसे को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, और स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होने के लिए शर्त यह है कि मिनिमम 65% जो होगा वो आपको स्मॉल कैप के स्टॉक्स में रखना होगा, स्मॉल कैप के स्टॉक्स में। अब चूंकि स्मॉल कैप का स्टॉक्स जो होता है उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी छोटा होता है, छोटी कंपनियां होती हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसमें पैसा बल्क में जाएगा तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक हाई हो जाता है, और मान लीजिए कि मार्केट क्रैश हुआ तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खरीदार नहीं मिलेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स के, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं। इस वजह से मजबूरी होती है कि हम पूरा पैसा कम स्टॉक्स में नहीं रख सकते जब हमारा एईएम ज़्यादा हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? दूसरा शर्त आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे स्मॉल कैप की हम लोग बात करें तो निफ्टी 500 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें 100 लार्ज कैप की कंपनी आती है, 150 मिड कैप की कंपनी आती है, और 250 कंपनी जो होती है वो स्मॉल कैप की आती है। इसके नीचे टोटल 5200 कंपनी लिस्टेड हैं, 5200 कंपनी, जिसमें से ये सभी कंपनी को अगर निकाल दिया जाए तो ये 250 स्मॉल कैप की ही मानी जाती है, और इसके नीचे जो अगला 250 का स्लॉट होता है उसे माइक्रो कैप के नाम से जानते हैं, माइक्रो कैप, और इसके नीचे 5200 कंपनियां और लिस्टेड हैं। तो एक्टिव स्मॉल कैप अगर है, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जो है वो एक्टिव स्मॉल कैप है, तो फंड मैनेजर चाहें तो ये वाला स्लॉट भी उसमें कंसीडर कर सकते हैं, ये वाला भी, और 5200 टोटल जो कंपनियां लिस्टेड हैं उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है। अब चूंकि एवीएम इतना बड़ा हो गया है कि केवल इस वाले स्लॉट में पैसे को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, या फिर ये जरूरी थोड़ी है कि 250 स्मॉल कैप की कंपनी जो है वो अच्छी ही स्टॉक्स होंगे। फंड मैनेजर अगर चाहें तो भी इस स्लॉट में पूरे पैसे को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर पूरा जो एईएम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो वहाँ पर मजबूरी ये हो जाती है कि हमें माइक्रो कैप में भी जाना पड़ेगा और उससे नीचे भी कंपनी में जाना पड़ेगा, यानी कि हमारा पोर्टफोलियो अब बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंसंट्रेटेड नहीं हो सकता, हमें थोड़ा सा और बड़ा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और ज़्यादा स्टॉक्स को शामिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनियां छोटी हैं और बहुत ज़्यादा हम पैसा एक कंपनी में नहीं लगा सकते हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो पोर्टफोलियो है उसमें स्टॉक्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊँ, जैसे देखिए अगर कोई ऐसा स्मॉल कैप है जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है जिसका एवीएम कम है, वो देखिएगा वो स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर 65% से बहुत ज़्यादा रखते हैं, कई बार 70 से लेकर के 80% तक रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अभी एवीएम कम है और उसे डाइजेस्ट किया जा सकता है स्मॉल कैप की कंपनी में, और चूंकि स्मॉल कैप की कंपनी ही लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना करके दे सकती है, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा रिटर्न बनाने के चक्कर में अपना ज़्यादा जो स्टॉक्स पोर्टफोलियो है वो स्मॉल कैप में रखते हैं, और इसी वजह से देखिएगा जब भी कोई नया फंड लॉन्च होता है तो उसका रिटर्न 1 साल 2 साल 3 साल में बहुत ज़्यादा हाई रहता है। क्यों? क्योंकि उस एएमसी को अपने आप को प्रूव भी करना होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप पिछले 10 साल 15 साल से एवरेज आपको 20% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दे रही है, तो कोई नए म्यूचुअल फंड एएमसी के स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? जाहिर सी बात है जब वो ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा तभी करेगा, और ज़्यादा रिटर्न बनाना, अब जैसे क्वांट स्मॉल कैप का उदाहरण ले लीजिए या फिर किसी भी स्मॉल कैप का जिसको 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, जितना एग्रेसिव वो पहले प्ले कर रहे थे स्मॉल कैप में उतना एग्रेसिव अब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका भी एवीएम बड़ा हुआ और उन्होंने अपने आप को साबित कर लिया है। अब वो थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करने लगते हैं। डिफेंसिव क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो 5 साल से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा उसे अब थोड़ा सा डाउन साइड प्रोटेक्शन भी चाहिए होगा कि जब मार्केट करेक्ट हो रही होगी तो उनको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अब देखना है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को रिटर्न वाइज साबित कर लिया है और उनका एवीएम भी बड़ा हो चुका है। तो अब चाहकर भी वो पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप में नहीं रख सकते, उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि एवीएम बड़ा होने से आपको स्मॉल कैप में पूरा पैसा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से देखिएगा जो पुराने स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड होंगे उनमें स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो 65% का जो बैरियर है उसे तो स्मॉल कैप से नहीं निकाल सकते, लेकिन बाकी का जो 35% बचा उसमें वो मिड कैप और लार्ज कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ा देते हैं रिस्पेक्टिवली। इससे क्या होगा? क्योंकि लार्ज कैप की जो कंपनियां हैं उसमें उनका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी कंपनी होती है, और इसमें पैसे को डाइजेस्ट किया जा सकता है जो टोटल इनका एवीएम बढ़ा हुआ है। तो इसी वजह से देखिएगा मिड कैप और लार्ज कैप में इनका एक्सपोजर बढ़ने लगता है जैसे जैसे एवीएम बड़ा होगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। यहां तक क्लियर हो गया?
तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से आप समझ पाएंगे कि जब एयूएम छोटा होता है तो वो एग्रेसिव प्ले कर सकते हैं, अपना पूरा पोर्टफोलियो या फिर मैक्सिमम पोर्टफोलियो जो है वो स्मॉल कैप का बना सकते हैं। लेकिन एयूएम जब बड़ा होता है तो चूंकि पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में डाइजेस्ट किया नहीं जा सकता, क्योंकि छोटी कंपनियां होती हैं, इस वजह से हमें लार्ज कैप और मिड कैप की तरफ मूव होना पड़ता है, जिसकी वजह से रिटर्न में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि लार्ज कैप आपको स्टेबिलिटी देगी लेकिन रिटर्न भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही, वो टोटली डिपेंड करता है फंड मैनेजर के स्किल के ऊपर। अगर फंड मैनेजर स्किल्ड है तो वो एयूएम ज़्यादा होने के बावजूद भी अच्छा खासा रिटर्न निकाल करके दे सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एयूएम हाईएस्ट है, लेकिन पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो टॉप 3 में ये शामिल है, तीसरे नंबर पर परफॉर्मेंस के मामले में ये आता है। इसके अलावा अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करेंगे तो सबसे बड़ा एयूएम जो है वो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो अपनी कैटेगरी में टॉप पर है। तो ये जरूरी नहीं है कि एयूएम बड़ा हो गया तो रिटर्न निगेटिव ही हो जाएगा, वो टोटली डिपेंड करेगा उस फंड मैनेजर के स्किल के ऊपर। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि अगर वो फंड मैनेजर स्किल्ड नहीं है, अगर वो सही से मैनेज नहीं कर पा रहा है तो रिटर्न निगेटिव तौर पर प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एयूएम बड़ा होने की वजह से उस कैटेगरी के स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा सकता, क्योंकि एयूएम बहुत बढ़ गया है और उस वजह से मिड और लार्ज कैप में हमें अपने एक्सपोजर को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। उदाहरण के लिए मैं बंधन स्मॉल कैप का डेटा आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इनका इस समय जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्मॉल कैप में इनका जो एक्सपोजर है वो लगभग 74% के आसपास है, लगभग 74% के आसपास, और मिड कैप में लगभग 11.5% और लार्ज कैप में सिर्फ और सिर्फ 5.5% के आसपास इन्होंने एक्सपोजर रख रखा है। अगर इनका एयूएम मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इनका जो एयूएम है वो 9,236 करोड़ का है, और इनका टर्न ओवर रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हाई है। टर्न ओवर रेशियो हमें ये बताता है कि कितना फ्रिक्वेंटली ये अपने स्टॉक्स में परिवर्तन कर रहे हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि इनका टर्न ओवर रेशियो हाई है, यानी ये अभी एग्रेसिव प्ले कर रहे हैं। एग्रेसिव प्ले करने का मतलब कि लगातार अपने स्टॉक्स में परिवर्तन कर रहे हैं। और ये चीज़ें कब पॉसिबल होंगी? जब आपका एयूएम जो होता है वो काफ़ी बड़ा ना हो। मतलब छोटा एयूएम में ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन बड़े एयूएम के साथ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी आता है। इसके अलावा अगर टोटल स्टॉक्स की बात करें बंधन स्मॉल कैप में, तो आंकड़े आपके सामने हैं। यहाँ पर जो टोटल स्टॉक की संख्या है वो 181 के आसपास है। कितना? 181। हालांकि जो बंधन स्मॉल कैप है, अगर वो चाहे तो अपने स्टॉक की संख्या कम कर सकता है। अभी उनका एयूएम कम है, तो अगर वो चाहें तो 150 या फिर 125 तक भी स्टॉक लाएंगे तो उसके जो एयूएम है उसको डाइजेस्ट किया जा सकता है। लेकिन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की मजबूरी है कि वो कम स्टॉक रख ही नहीं सकते। जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का डेटा देख पा रहे होंगे। अगर इनका टोटल एयूएम की बात करें तो लगभग 60,000 करोड़ के आसपास है, और इस फंड की पॉपुलैरिटी आप इसी से समझ सकते हैं कि पिछले 3 महीने में 75,000 करोड़ से ज़्यादा इसमें इन्फ्लो हुआ है, और लगभग 2,14,858 लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको इनका टर्न ओवर रेशियो दिखाऊं तो टर्न ओवर रेशियो काफ़ी कम है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक बार स्टॉक को पिक करके लंबे समय तक होल्ड करते हैं, यानी फ्रीक्वेंटली अपने स्टॉक में परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, इससे फंड में स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा और टेक्निकल डेटा आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए इनका जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें ये बताता है कि स्मॉल कैप में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 66.8% एक्सपोजर ले रखा है। मिड कैप में इन्होंने अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है, और लार्ज कैप में भी देखिए लगभग 13% के आसपास का एक्सपोजर है। तो स्मॉल कैप में जो स्मॉल कैप कैटेगरी का क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपको 65% रखना चाहिए, उसी के आसपास ये रखे हुए हैं। मजबूरी है इनकी, चाहकर भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं लेकिन और ज़्यादा स्टॉक्स इनको शामिल करना पड़ेगा, और जब बहुत ज़्यादा स्टॉक आप शामिल कर लेते हैं, जैसे कि इनका मैं अभी स्टॉक्स दिखाऊं, नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो देख पा रहे होंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का डेटा, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स देख सकते हैं 233 स्टॉक्स है। कितना? 233 स्टॉक्स में ये इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। तो जब आपका बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो रिटर्न भी उसका एवरेज मिलने लगता है। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका 50 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, और ये 50 के 50 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी 50 स्टॉक को शामिल करते हुए 50 और स्टॉक आपने शामिल कर लिया जो कि एवरेज रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर ये टॉप परफॉर्मर है 50 स्टॉक, तो इसका रिटर्न हमें ऊपर दिखेगा, और अगर 50 और 50 ये
मतलब कि 50 टॉप वाले और 50 स्टॉक एवरेज वाले अगर हम लोग शामिल कर लेते हैं तो अब हमारा रिटर्न क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एवरेज रिटर्न दे रहा है इसके रिटर्न को भी थोड़ा सा नीचे डाउन कर देगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। तो जब आपके बहुत ज़्यादा स्टॉक शामिल हो जाते हैं तो आपको रिटर्न भी थोड़ा सा निगेटिव तौर पर प्रभावित होते हुए दिख सकता है। मैं ये कह रहा हूं दिखेगा, ये जरूरी नहीं है, दिख सकता है। ये टोटली डिपेंड करेगा उस फंड मैनेजर के स्किल के ऊपर कि वो ज़्यादा AUM होने के बावजूद भी कैसे आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दे सकते हैं। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने पिछले 10-12 वर्षों में अपने आप को प्रूफ किया है। और ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात नहीं है, बल्कि हर एक कैटेगरी में अगर आप निपॉन का परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है और इनका AUM हर एक कैटेगरी में अच्छा खासा रहता है। तो नो डाउट AMC वाइज भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे कि अगर आप बंधन स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में तो परफॉर्मेंस उनका अच्छा है, लेकिन बाकी के कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो उतना उनका परफॉर्मेंस निकल करके सामने नहीं आ पाता है। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि बंधन स्मॉल कैप अभी बहुत ज़्यादा उनको समय नहीं हुआ है। जैसे जैसे समय बीतेगा उनका AUM बढ़ेगा तो वो भी इसी तरीके से आ जाएंगे। अब आप अपने पैसे को बहुत ज़्यादा अगर एग्रेसिव प्ले करना चाहते हैं तब तो ये चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत एग्रेसिव प्ले नहीं करना चाहते हैं, एक अच्छा खासा रिटर्न चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फंड को इधर से उधर नहीं करना चाहते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से आपको फंड में बने रहना चाहिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बेहतरीन परफॉर्मेंस है इनका और फंड में बने रहना चाहिए। नो डाउट इनका परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकता है, लेकिन फंड मैनेजर ने जिस तरीके से इस परफॉर्म किया है पिछले 10-12 वर्षों में, उस हिसाब से फंड का परफॉर्मेंस अभी भी काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है और इस फंड में बने रहा जा सकता है। बाकी नो डाउट इस बात में सच्चाई थोड़ी बहुत ही सही लेकिन है कि अगर AUM बढ़ा तो उसका रिटर्न भी थोड़ा सा प्रभावित होगा, क्योंकि मजबूरी है ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टॉक जब शामिल कर लेंगे तो एवरेज ही रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फंड मैनेजर ने इसके परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म करके दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।